friends, welcome to in my YouTube channel Defense Adda Classes. If you are new in this channel, then subscribe, like and share friends. I'll hope you will be studying. So let's start the video without wasting time. चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दो समान लंबाई के हीटर तार पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं। दो समान लंबाई के हीटर तार हैं, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो ऊष्मा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r के होती है। वो कैसे होती है? देखिए H = B² T/r होता है फ्रेंड्स। इफ T एंड B इज कांस्टेंट बिकॉज B जो वोल्टेज है वो पैरेलल सीरीज में कांस्टेंट रहता है, इसलिए H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। इसलिए यदि सीरीज में यदि रेसिस्टेंस निकाला जाए तो RS = R+R डेट इज 2R हो जाएगा फ्रेंड्स। वहीं पैरेलल की बात की जाए तो R × R/R+R डेट इज R²/2R। इसलिए जो R पैरेलल की बात की जाए तो R/2 हो जाएगा फ्रेंड्स। सो इन दिस वैल्यू पुट द फर्स्ट इक्वेशन, देन we find that H1/H2 = Rp/Rs R/2/2R। so H1:H2 = 1:4 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक हीटर कुंडली को दो बराबर भागों में काटकर एक भाग को हीटर में पुनः लगा दिया जाए तो आधी कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा एवं पूरी कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो पावर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है एंड R = ρL/A होता है फ्रेंड्स। रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस में जो रिलेशन होता है, इसलिए जो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के होगा, इसलिए R की जो वैल्यू है वो हम रख सकते हैं। इसलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L हो जाएगा फ्रेंड्स। सो P1/P2 = L2/L1 हो जाएगा। L2 की जो वैल्यू है वो दोगुनी हो जाएगी फ्रेंड्स। सो 2L1/L1, L1 से L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए P1:P2 जो है वो 2:1 आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसलिए जो ऑप्शन नंबर है ये वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। जब इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट एवं 100 वाट लिखा है। जब इसे 110, तो देखिए फ्रेंड्स इसका डायग्राम बना देते हैं। ये बल्ब है, मान लो इसका 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। इसे हम 110 के वोल्टेज से जोड़ देते हैं। देन व्यय शक्ति पूछी है, इसलिए बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसलिए बल्ब के रेसिस्टेंस के लिए P = B²/R होगा। इसलिए B की जो वैल्यू है वो 220 × 220/100 कर देंगे फ्रेंड्स। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए जो पावर जो आएगी वो 484 वाट आ जाएगी। अब बल्ब को 110 वोल्टेज स्रोत से लगा देंगे तो जो P जो पावर है, वो जो शक्ति है, जो व्यय होगी वो = B² अर्थात 110 × 110/484। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 वाट आ जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दो तारों के प्रतिरोध R तथा 2R हैं। दोनों को पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों स्थितियों में आरोपित वोल्टेज समान हैं तो उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसलिए फ्रेंड्स जो ऊष्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R होगी। इसलिए वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए यदि पैरेलल की बात की जाए रेसिस्टेंस की तो R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R होगा। इसलिए 2R स्क्वायर अपॉन 3R, R से R कैंसिल हो जाएगा, इसलिए RP जो आएगा वो 2R/3 आ जाएगा। वहीं RS की बात की जाए, सीरीज़ की बात की जाए तो R और प्लस 2R दैट इज़ 3R हो जाएगा। इसलिए यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो H1 अपॉन H2 इक्वल टू RP अपॉन RS इक्वल टू 2R/3 इंटू 3R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए H1 रेशियो H2 जो है 2:3 आ जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रयोग में 4 एम्पियर की धारा 2 मिनट तक प्रवाहित करने पर m ग्राम चांदी एकत्रित होती है। वहीं यदि 6 एम्पियर की धारा 40 सेकंड तक प्रवाहित करने पर एकत्रित चांदी की मात्रा अर्थात m2 का मान पूछा है। वहीं m1 और t1 और i1 की वैल्यू दी गई है। m1 इक्वल टू m दिया है, वहीं t1 इक्वल टू 2 मिनट्स। इट मीन्स 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 120 सेकंड हो जाएगा। वहीं i1 की जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर दी गई है। अब आप जानते हैं फैराडे के नियम से m इक्वल टू ZIT होता है, इसलिए जो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT के होगा। इसलिए m1 अपॉन m2 इक्वल टू I1 T1 अपॉन IT 2T इक्वल टू I1 की वैल्यू रख देंगे, T1 की वैल्यू रख देंगे और I2 अपॉन T2। इट मीन्स m1 की वैल्यू m, m2 पूछा है, वहीं I1 की जो वैल्यू है वो 4 दी गई है, वहीं T1 की वैल्यू 120 है और जो I2 है वो 6 है एंड T2 है 40 दिया है। इसलिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो m2 आएगा फ्रेंड्स, m2 इक्वल टू m/2 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 मिलीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। देखिए फ्रेंड्स 2 मीटर त्रिज्या का एक लंबा तार है, इसमें मान लिया ये तार है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तार की अक्ष ये हो गई एक्स एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, तो जो एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो 90 ऊपर की ओर बना रहा है। वहीं नीचे की बात की जाए तो माइनस का 90 नीचे बनाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक्सिस। सो यदि हम बी का मान निकालें, मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए तो μ0 अपॉन 2 I अपॉन R इंटू साइन φ1 अर्थात 90 प्लस साइन φ2 साइन -90। यदि इन दोनों को सॉल्व करें साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी और साइन -90 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। इसलिए जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धारावाहिक कुंडली में किस रूप में ऊर्जा संचित होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात बता दीजिए। फ्रेंड्स दिया गया है Bp इक्वल टू, अर्थात प्रोटॉन का जो विभवांतर है वो Bp इक्वल टू Bd इक्वल टू B अल्फा है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो Bp अर्थात प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड एंड न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड
एंड जो अल्फा कण है उसका मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गतिज ऊर्जा नियत होती है। इसलिए जो के इक्वल टू क्यू भी होता है फ्रेंड्स। इसलिए जो के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू के होगा, बिकॉज बी जो है वो कांस्टेंट है। इसलिए अगर हम रेशियो की बात की जाए, के पी रेशियो के डी रेशियो के अल्फ़ा इक्वल टू क्यू पी रेशियो क्यू डी रेशियो क्यू अल्फ़ा होगा। इसलिए क्यू पी की बात की जाए तो प्रोटॉन का चार्ज 1 हो जाएगा, रेशियो निकाल रहे हैं इन सभी का 1। वहीं जो न्यूट्रॉन का आवेश है वो प्रोटॉन का बराबर है, वहीं अल्फा कण का है वो दोगुना होता है। इसलिए यदि इसकी जो वैल्यू निकाली जाए तो इसका जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो आंसर नंबर डी आ जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग के लंबवत है तो इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल घटेगी, इलेक्ट्रॉन की चाल वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन का वेग वही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन हो वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के वेग के परपेंडिकुलर है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण पर जो बल है इसके वेग की दिशा के लंबवत हमेशा लगता है। ये फ्रेंड्स बात याद करने योग्य है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो हमेशा नियत रहेगी। इसलिए जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण पर बल हमेशा वेग के लंबवत, मान लो ये कण है इलेक्ट्रॉन वो इस साइड चल रहा है बी चाल से, और इसका जो वेग है वो हमेशा जो वेग की दिशा है वो बल की जो दिशा है वो वेग के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एवं एक अल्फा कण एक समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथों पर गति कर रहे हैं। यदि आर पी, आर डी तथा आर अल्फा इनके पथों की त्रिज्याएं हैं तो इनमें रिलेशन पूछा है फ्रेंड्स। सो देखिए, प्रोटॉन का जो मास है वो m है, वहीं न्यूट्रॉन के मास की बात की जाए तो वो 2m होता है प्रोटॉन के। वहीं जो अल्फा कण का मास की बात की जाए वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। वहीं जो चार्ज की बात की जाए तो क्यू पी इक्वल टू ई होगा, वहीं क्यू डी इक्वल टू भी ई ही होगा। वहीं अल्फा कण की बात की जाए तो अल्फा कण का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन का दुगना होता है। सो अब देखते हैं फ्रेंड्स, जो रिलेशन होता है त्रिज्या और काइनेटिक एनर्जी में, सो आर इक्वल टू √2m के अपॉन के बी क्यू बी। सो फ्रेंड्स, आर पी की बात की जाए तो √2m के अपॉन में ई भी हो जाएगा। वहीं आर डी की बात की जाए फ्रेंड्स तो आर डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 मास की जगह पर रख दो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के ही है, वहीं चार्ज की जगह पर ई भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब निकाल लेते हैं अल्फा कण की जो त्रिज्या है। आर अल्फा इक्वल टू √2 इंटू 4m इंटू के अपॉन 2e। चार्ज 2e होता है, वहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b ही है, इसलिए ये rp के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। सो rp इक्वल टू rp के हो जाएगा। वहीं rd की बात की जाए तो rd की जो वैल्यू निकाली थी हमने वो 2 km अपॉन क्यू भी निकाली थी फ्रेंड्स। इसलिए जो rd जो होगा वो √2 rp के हो जाएगा। इसलिए यदि हम इन सभी का रेशियो निकालें तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, बिकॉज rp और r अल्फा की जो वैल्यू आई थी वो इक्वल आई थी। वहीं जो
न्यूट्रॉन की बात की जाए वो सबसे ज़्यादा आई थी। सो फ्रेंड्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कैथोड किरणों के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाए तो उनकी ऊर्जा घटती है, ऊर्जा बढ़ती है, संवेग बढ़ता है, संवेग एवं ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि चुंबकीय बल आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो मान लो कण जो है वो बी चाल से इस साइड की ओर मोशन कर रहा है, वहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए वो इसके बेग के परपेंडिकुलर लग देगा। तो इसलिए उसकी ऊर्जा जो है एवं संवेग जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो नियत वेग से जाता है, इसलिए जो संवेग एवं गतिज ऊर्जा उसकी अपरिवर्तित रहेगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।